हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉर्क के बारे में और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो टॉर्क के बारे में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो टॉर्क हमें बताना है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो जो उस पर टॉर्क होगा वो हमारा कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर बनाऊं तो ये मान लेते हैं कि ये कोई एक हमारे पास कॉइल है और इस तरीके से है, जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी करंट का डायरेक्शन। इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू, इसको नाम आर दे देते हैं, इसको एस नाम दे देते हैं और जो इसकी ये लेंथ है इसको मैं एल मान लेता हूँ, विड्थ को बी मान लेता हूँ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इतना समझ में आया। अब इसके बाद जो हमारी ये साइड्स हैं पी क्यू और क्यू आर आर एस एस पी, इन पर हम निकालते हैं फोर्स की वैल्यू, मतलब जो इस पर फोर्स काम करेगा वो किस किस डायरेक्शन में काम करेगा। अगर बात करें हम पी क्यू पर, तो जो पी क्यू पे फोर्स लगेगा वो हो जाएगा ऊपर की तरफ और जो फोर्स हमारा एस आर पे लगेगा वो हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पी एस पे फोर्स लगेगा वो हो जाएगा हमारा आगे की तरफ और जो क्यू आर पे फोर्स लगेगा वो हो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो इस फोर्स को मैं F1 मान लेता हूँ, इसको मैं F2 मान लेता हूँ, ये मेरा F3 हो गया, इसको मैं F4 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद और ये बात मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अब जो हमारी प्लेट है किसी एंगल थीटा से रोटेट कर रही है। तो अगर हम फोर्स निकालें जो हमारा F1 है वो हो जाएगा B, जो उसकी लेंथ है वो तो हमारी B हो गई, करंट हमारा I है और इज इक्वल टू हो जाएगा F2 के। तो जो फोर्स होता है वो BIL होता है और लेंथ मतलब जो उसकी PQ की लेंथ है वो हमारी B के इक्वल है। इसके बाद जो F3 है वो हमारा F4 के इक्वल हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा हमारा BIL। अब यहाँ पर ये आपके पास चॉइस है, अगर आप किसी भी मतलब अगर एल की जगह बी मानना चाहो, बी की जगह एल मानना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। उससे आपके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब मान लेते हैं जो हमारी कॉइल रोटेट हुई है तो जो इसका जो एंगल बना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो हमारा थीटा है और जो कॉइल का एक नॉर्मल होता है वो हमारा इस तरीके से है, ये हमारा एंड हो गया। ठीक है, और नॉर्मल जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसे हम अल्फा मान लेते हैं। तो हम करते क्या, अभी अगर आप देखो तो जो हमारा F1 है और F2 एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मतलब ये है कि F1 एंड F2 कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारा F3 है और F4 है वो हमारा एक कपल फॉर्म करेगा और जो एक कपल है इसी की वजह से जो कॉयल है उस पर हमारा टॉर्क काम करेगा। ठीक है, अब टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हमें फोर्स पता होना चाहिए और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो हमारा ये डायग्राम है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। इस पर फोर्स लग गया, ये इधर की तरफ हो गया हमारा BIL और एक फोर्स हो गया हमारा इधर की तरफ, ये भी हमारा हो गया BIF। ठीक है, अब ये हमारी जो रोटेट हुई है, मतलब ये तो थी हमारी पहले, मतलब इसके अलाउंग थी और ये रोटेट कर गई इसके साथ थीटा से, तो जो ये वाली वैल्यू है ये भी हमारी थीटा हो जाएगी और जो इसकी ये सेपरेशन होगी पी से क्यू तक ये वाली लाइन। ठीक है, ये तो हमारी बी है और अगर हम सेपरेशन देखें दोनों के बीच में तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हमारा बी कॉस थीटा है वो हो जाएगा हमारा आर्म ऑफ कपल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्म ऑफ कपल इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
तो अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। तो जो हमारा टॉर्क है वो हो जाएगा बी, बी हो गया, एल हो गया, और ये हो जाएगा आई। ये तो हो गया हमारा फोर्स बी आई एल, ठीक है। आर्म ऑफ कपल है हमारी बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान दो तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ बी आई एल बी कॉस थीटा, और एल बी का मतलब होता है लेंथ टू, अगर एरिया अगर ब्रेड्थ अगर आप करते हो तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बी आई ए इंटू कॉस थीटा। अभी जो हमारा पहला वाला फिगर था उसमें जो मैंने बनाया था कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, कॉइल हमारे साथ एंगल थीटा से रोटेट हुई, तो ये हमारी बी वेक्टर थी, ठीक है। ये हमारी कॉइल थी पी की जो ऊपर वाली साइड थी, और ये जो एंगल था ये था हमारा अल्फा। अगर हम कहें तो ये बात कह सकते हैं कि जो थीटा प्लस अल्फा है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू बी आई ए कॉस 90 माइनस थीटा करें तो हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, ठीक है। ये आ जाती है हमारी वैल्यू, और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं अगर यहाँ पे अगर और नाम दूँ तो ये हो जाता है हमारा बी, जो आई ए है, आई ए हो जाता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, उसे बोल देते हैं हम एम। ये हो जाता है बी, और ये हो गया साइन अल्फा। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी एम क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की तरह काम करता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा हो जाता है करंट इनटू एरिया। वहाँ पे हमारा जो था वो था हमारा चार्ज इनटू लेंथ, यहाँ पे थोड़ा अलग है। अब ये हमारा अगर वेक्टर फॉर्म में, तो जो हमारा ये अल्फा एंगल है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये अल्फा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा नॉर्मल है। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे मानते हैं अल्फा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो अल्फा है वो मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर एंगल आपको मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में अगर दे रखा है तो साइन अल्फा यूज कीजिए। अगर नहीं दे रखा है और सिंपल दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कॉइल है हमारी वो थीटा एंगल से रोटेट हो गई है, तो आपको साइन अल्फा की जगह कॉस थीटा यूज करना है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। और बाकी इसके साथ आपको ये पता ही है, यहाँ से अगर आप लोग कहना चाहो तो इजीली बता सकते हो कि अगर अल्फा की वैल्यू अगर हमारी जीरो हो जाएगी तो जो टॉर्क है वो हमारा जीरो हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू अगर 90 होगी तो टॉर्क है वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बी आई ए, ठीक है। ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था हमारा टॉर्क के बारे में। अब जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है टॉर्क का, जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो रोटेट करती है। इसी को हमें यूज करना है गैल्वेनोमीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे एम दे रखा है ये एक मिरर है, जो हमारे पी एस क्यू आर, ठीक है। ये S1 जो दे रखा है ये हमारी एक मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कोई मेटल है उस पर हमने इसको मतलब वायर को लपेट दिया है। इसका जो जितनी बार हमने लपेटा है नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं कि वो हमारे n है, ठीक है। n होगा नंबर ऑफ टर्न्स। और इसके बाद जो हमारा ये n है और ये s है, ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। और जो हमारी ये मैग्नेट हमने यूज किया ये हमारी कॉनकेव है। कॉनकेव इसलिए है कि जो हमारी ये सिलेंड्रिकल जो मटेरियल अंदर रखा हुआ है इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलरली रहे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहे, ठीक है। और इसके बाद हमने इसे एक टर्सन से मतलब एक हेड से हमने इसे कनेक्ट किया है। जो हम यहाँ पे वायर यूज कर रहे हैं वो है हमारा फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फास्फोरस का ब्रॉन्ज का हमने वायर यूज किया है इसको बांधने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे एक स्प्रिंग दे रखी है। अगर आप लोग देखो तो जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का क्या काम है, तो जब ये हमारी जो सिलेंड्रिकल जो रॉड है इसके अंदर रखी हुई है, जब ये मूव करेगी
जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग उस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाने का काम करेगी, ठीक है। अब जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो ये कहता है कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो इस पर टॉर्क काम करेगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो इस पर टॉर्क काम करेगा। और अब बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा टर्सन हेड एच है, यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्टेप से ये नंबर ऑफ टर्न्स एन इस पे नंबर ऑफ एन टाइम्स, मतलब वायर को हमने सिलेंड्रिकल मेटल पे उस पर लपेटा हुआ है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारी कॉनकेव है मैग्नेटिक फील्ड, ताकि उस पर हमेशा नॉर्मल के अलोंग रहे, ठीक है। ये हमारी एस टेस्ट स्प्रिंग लगा दी है नीचे, और ये हो गया इसका सिंपल। हाँ, ये मिरर है, मिरर का क्या यूज है ये और देख लेते हैं। जो हमारा मिरर है, जो भी हमारी डिफ्लेक्शन आएगी इस कॉइल में, उसको वो नोट करेगा, ठीक है। बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की, मतलब वर्किंग की, तो किस तरीके से काम करता है। वर्किंग की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो हमारा इस पर टॉर्क लगेगा वो हो जाएगा हमारा एन बी आई इंटू ए, ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमारी 90 है, उसके हमेशा नॉर्मल के अलाउंग होगा। तो इस केस में जो हमारा टॉर्क हो गया एन बी आई ए। अब इसके बाद हम बात करें जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, ठीक है, ये हम कर देते हैं रेस्टोरिंग, ठीक है, आर ई एस टी। तो ये हो जाएगा हमारा के इंटू थीटा। ये हमारा कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये बात याद रखनी है। ये सब केवल एक कांस्टेंट है, मतलब कि ये हमारा हो गया कांस्टेंट, और थीटा हो गया हमारा जो उसमें ट्विस्ट आया, मतलब कितने एंगल से वो हमारी रोटेट हुई है, थीटा होता है हमारा उसमें ट्विस्ट। तो जो ये ऊपर वाला टॉर्क है रिस्टोरिंग टॉर्क, इसको काउंटर बैलेंस करेगा, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एन बी आई ए इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू थीटा, ठीक है। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन। और अगर हम यहीं से निकालना चाहें तो जो हमारी आई की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी के एन बी ए विद थीटा। और जो हमारी ये वैल्यू बचती है के एन बी ए, ये होती है हमारी कांस्टेंट, तो इसको लिख देते हैं हम जी, और साथ में हो जाता है थीटा। और जो हमारे जी है इसी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। जी हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो हमें मतलब अगर डिफ्लेक्शन पता है तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू उसकी फिक्स रहेगी, और हर एक गैल्वेनोमीटर के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हर एक गैल्वेनोमीटर है उसकी रेंज वगैरह सब चीज़ सेम हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, जो ये लिखा हुआ था मतलब आई बराबर जी थीटा, तो इसका मतलब ये था कि जो हमारा करंट है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है हमारी करंट सेंसिटिविटी, और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कि हमें निकालना है आई एस इज इक्वल टू थीटा बाई आई, मतलब ट्विस्ट पर यूनिट करंट। जो हमने करंट फ्लो किया है उसकी वजह से कितना ट्विस्ट आया है वो हमें निकालना है। अगर हम थीटा अपॉन आई करें तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हो जाएगी एन बी ए ओवर के। इसका मतलब एक तरीके से जो हमने पहले निकाली थी इक्वेशन उसको जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगी। बात करें हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इसके लिए हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में वी, जिसको लिख सकता हूँ मैं थीटा डिवाइडेड बाई आई आर, सही है। इसको मैं थीटा बना देता हूँ अच्छे से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन बी ए अपॉन की इंटू आर, आर हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब बात करें कि जो इसकी सेंसिटिविटी है हम इसको बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू दे रखी है हमारी एन बी ए डिवाइडेड बाई के इंटू आई, ठीक है। जो हमारी थीटा होती है इसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी, क्योंकि इसी का यूज करके हम सेंसिटिविटी निकालते हैं। तो अब इसमें होगा ये कि जो हमारी ये एन बी ए है इसको तो हम बढ़ा दें और के को हम कम कर दें, तो जो थीटा है मतलब सेंसिटिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो सेंसिटिविटी मतलब ये है कि जो हमने करंट फ्लो कराया है
उसमें मतलब कम करंट के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे सकता है, वो होती है हमारी सेंसिटिविटी। तो इसका सीधा सा काम ये हुआ कि एन को इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा दो, और साथ के साथ जो हमारा उसका कांस्टेंट है, जो हमारा स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग टॉर्क में जो कांस्टेंट आया था हमारा, उस कांस्टेंट को हम कम कर दें, तो ये सब पॉसिबल हो जाएगा। मतलब एक तरीके से जो उसकी सेंसिटिविटी वो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये था गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, वो है हमारा शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस, तो शंट रेजिस्टेंस एक तरीके से एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, इसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कर सकते हैं, पैरेलल में कर सकते हैं। वो कैसे कैसे करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ इसे कनेक्ट करके फिर हम उसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल देते हैं या फिर वोल्टमीटर में बदल देते हैं। तो पढ़ लेते हैं पहले इसका यूज है। पहले कि अगर हम इसे एमीटर में बदलना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एमीटर में बदलने के लिए जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जी, उसके साथ इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो अब जैसे मतलब मान लो कि हमें अगर करंट मेजरमेंट करना है, गैल्वेनोमीटर दे रखा है और उससे हमें उससे हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो हमारा शंट रेजिस्टेंस है एस, उसे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये दे रखा है एमीटर, हमारी लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। मतलब जो उसका रेजिस्टेंस वो हमारा कम होगा, और जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस उसे जी मान लेते हैं, इसको हमने एस मान लिया। टोटल करंट अगर हम आई मान लें, और ये अगर हम करंट यहाँ पे ब्रेक कर दें आई जी, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा हमारा आई माइनस आई जी, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि जब दोनों पैरेलल में हैं तो जो इनका वोल्टेज है वो हमारा सेम हो जाएगा, आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। जो ये वाली इक्वेशन आई है, इसका यूज करके हम जो भी हमें निकालना हो, अब इसमें मतलब मेन चीज़ है क्या, जो हमारा ये आई जी है, आई जी इसमें करंट तब फ्लो कर रहा है जब हमने रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस एस इसमें के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता तो जो इसकी रीडिंग होती है गैल्वेनोमीटर की, वो होती है हमारी सिंपली आई। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें मैक्सिमम करंट जो ये पास कर सकता है, मतलब रीड करेगा, वो हमारा आई हो जाएगा। जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस वक्त शंट रेजिस्टेंस को लगाने पर, वो हमारा आई जी हो गया, ठीक है। तो जो इसकी मतलब एक रेंज की बात करें तो रेंज होती है इसकी मैक्सिमम करंट की आई की। निकालना कैसे है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें एक दो तीन चार वेरिएबल हैं, तो चार में से तीन आपको दिए जाएंगे और एक वेरिएबल आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक हमारा, वो है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में हमें करना क्या है, अभी तो हमने उसको कनेक्ट किया था पैरेलल में, कनेक्ट कर देता हूँ उसे सीरीज में, ठीक है। तो इस सीरीज में हमने इसे कनेक्ट कर दिया, ये हो गया जी और ये हो गया एस। तो ये हमारा बन जाता है एक छोटा सा कॉम्बिनेशन, और जो एक कॉम्बिनेशन है ये बन गया हमारा वोल्ट मीटर। इसमें करंट हम मान लेते हैं कि आई जा रहा है, इसका वोल्टेज ड्रॉप टोटल का वी है, तो इसका मतलब वी बराबर हम लिख सकते हैं आई जी प्लस आई एस, और दूसरे शब्दों में कहें तो वी बराबर हो जाएगा एस प्लस जी। तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई है, इसका यूज करके हमें जो भी वैल्यू निकालनी है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। भी हमारा वोल्टेज हो गया, आई करंट हो गया, एस हमारा शंट रेजिस्टेंस है और जी हमारा गैल्वेनोमीटर है। ये तो था हमारा एमीटर वोल्ट मीटर बनाने का काम। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हमने बना लिया वोल्ट मीटर, तो उसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सर्किट में इसे कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल इन सर्किट, अगर वोल्ट मीटर है तो उसे सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। और अगर एमीटर को होगा, एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब उसे हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इन सर्किट, जो हमारी सर्किट होती है उसमें हम उसे सीरीज में ऐड कर देंगे, तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी, और वो पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो उस तरीके से हम इसे कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में और टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे
बार मैग्नेट के बारे में। बाकी इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जिस तरीके से होगा मैं आपके डाउट सॉल्व करने की फुल कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।